प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स हैं अभी सेट के। तो मैं चाहती हूँ कि सेट एग्जाम के लिए मैं कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँ प्रश्नोत्तरी के रूप में। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सकराज किस नाटक का पात्र है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ध्रुव स्वामी। अब ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनको आप ज़रूर देख लेना। दूसरा प्रश्न आता है कि मालती किस कहानी की पात्र हैं। तो रोज कहानी की पात्र हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि रामगुप्त किस नाटक का पात्र है। तो रामगुप्त जो है वो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। सॉरी, रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ही ध्रुव स्वामी नाटक में होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आपको अच्छे से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और एक और द्रोणाचार्य को देख के रखना है, क्योंकि ये मैंने इन इन ऑप्शन को जानबूझ के रखा है ताकि आप इस पर भी एक दृष्टि डालें। अगला है कि कर्णवीर किस नाटक का पात्र है। तो बकरी नाटक का। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा ध्रुव स्वामी। अगला है ध्रुव स्वामी नाटक का काल्पनिक पात्र कौन है। तो ध्रुव स्वामी नाटक का जो काल्पनिक पात्र है वो हमारे समक्ष निकल के आता है कोमा पात्र है, जो ध्रुव स्वामी नाटक में काल्पनिक पात्र के रूप में आती है। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह जो कथन है वो किसके लिए कहा गया है। तो मालती के लिए कहा गया है। यह कथन गोदान उपन्यास का है। आप लिख सकते हैं कि ऐसा कथन किसने कहा मालती के बारे में। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न है कि इस उपन्यास में स्त्रियों के झगड़ालूपन, अंधविश्वास, बच्चों के पालन अरुचि तथा उन्हें चेचक न लगवाना और छोटी उम्र में बच्चों को गहने पहनवाने की आलोचना की गई है। तो ये जो कथन है या ये विषय वस्तु जो है वो है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से। अगला है, अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। किस उपन्यास का कथन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कथन हमारा लिया गया है वो है राग दरबारी उपन्यास से। अगला फिर आता है, प्रश्न आता है कि पहली बार बात में मन उभरी, यह मम्मी है, मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों में तो मेरे मम्मी के पैरों को तो खूब पहचानता है, उनकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। तो पता है आपके बंटी से लिया गया कथन है। अगला आता है कि एक तरफ यह मनुष्य आंसुओं से गीला लगता है, भावुकता से भीगा, और दूसरी तरफ बंटी अपने माँ और बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध। आपका बंटी उपन्यास के लिए किस आलोचक का कथन देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको खुद लगाना है। ठीक है, आपको लगाना है कि आपने क्या कहीं इसको पढ़ा है। जैनेंद्र, प्रभाकर माशपेयी, सुरेश सिन्हा या फिर मदान। ठीक है, आप इन दोनों को काट सकते हैं, इन दोनों में आप चयन कर सकते हैं आप किसका चयन करेंगे। तो आप जरूर इसका उत्तर दीजिए। अगला है, इसमें गरीबी, रोग, भूखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, आडंबरों, अंधविश्वास आदि का चित्रण है। किस उपन्यास की विशेषता है। तो 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, मैला आंचल। फिर अगला प्रश्न आता है कि जूली किस कहानी की पात्र है। तो परिंदे कहानी की पात्र है। अगला, ये टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है और आपको 50 क्वेश्चन प्रॉपर आपको देखना है। रखा है वो तस छोट वाले हो धरा था, ढका हवे, ढका रखा था। अरे नहीं भाई, और अट्ठे बगल में टेक गया इसके पास। इस बार बार यह जनानी सवारी और है, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मामा माँ कर रही है। कथन है कहाँ से। तो तीसरी कसम से। अगला प्रश्न आता है, रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छूकर बेरोक टोक घूम रहे हैं, हल्के प्रकाश और अंधियार से रखकर, कभी वे नील दिखते हैं कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते हैं, वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। तो बताना है कथन ये किस विधा से लिया गया है। 15 नंबर का। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा जो निकल के आता है वो ए नंबर है, अपना अपना भाग्य। अगला है, फिर से आपको क्रम लगाना है। धुलाई वाली रोज, तीसरी कसम, इंस्पेक्टर माता चांद पर। तो आप इसकी कहानी को आप लगा सकते हैं क्रम। इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए नंबर ही। धुलाई वाली पहले आती है। ठीक है, बंग महिला की, फिर रोज कहानी है, फिर तीसरी कसम, इंस्पेक्टर माता चांद पर, ये सबसे लास्ट में आता है। अगला है कि क्रम से फिर लगाना है, परीक्षा गुरु, राग दरबारी, महिला आंचल, दौरान कहानी। तो ये भी आपसे चुटकी में बन जाएगा। आपको पता है कि परीक्षा गुरु हमारा 72 में, राग दरबारी 68 में। तो परीक्षा गुरु, ठीक है, पहले दौरान ठंडी कहानी, फिर परीक्षा गुरु, फिर महिला आंचल, फिर राग दरबार। तो इसका भी सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर है कि क्रम से लगाना है, अंधेर नगरी, भारत तथा चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। तो ये भी आपसे बन रहा है। ठीक है, पहले आएगा अंधेर नगरी, फिर भारत नहीं, पहले अंधेर नगरी,
अंधेर नगरी भागवत तथा चंद्रगुप्त धृतराष्ट्र। ठीक है, ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, फिर से आपको क्रम से लगाना है, भारतेंदु जयशंकर प्रसाद उपेंद्र नाथ का सर्वश्रेष्ठ सक्सेना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, वो भी ए नंबर ही है। पहले भारतेंदु जी आते हैं, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर उपेंद्र नाथ, फिर सक्सेना जी आते हैं। फिर से हमें क्रम ही लगाना है, ये भी आपके लिए लगाना आसान है। आप किसी एक को पहले पकड़ लीजिए। ऐसे में आपको जरूरी नहीं कि हर किसी का आपको क्रम याद हो, जन्म क्रम या फिर प्रकाशन क्रम, कृषि रचना का याद हो। किसी एक को पकड़िए, यशपाल 1903। ठीक है, तो हमारा यही, क्योंकि यशपाल किसी में पहले नहीं है, अब यशपाल यहाँ पे पहले हैं, तो हमारा यही हमारा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर आता है, अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी, उन्हें आती थी न हंसने में मौत आती थी। उधर हमारी भारतीय कुललक्ष्मी सड़क के किनारे दामन बजाती और संभालती हुई सदी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। तो इसका भी आप करेक्ट आंसर ले सकते हैं, अपना अपना भाग्य से ही दोस्तों ये लिया गया है। फिर अगला आता है कि अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। तो ये तीसरी कसम कहानी से है। क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रांति की भावना शेखर में जन्म से विद्यमान थी। योग्य समय आने पर वह जागृत हो गई। उसका यह विद्रोह किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति नहीं था, बल्कि संपूर्ण उस स्थिति समाज के प्रति है जो अपूर्ण है, संकीर्ण है तथा विकास की विघातक है। किसका उपन्यास है, मतलब कहाँ से लिया गया? शेखर एक जीवनी की भूमिका से कथन है। फिर अगला आता है कि इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उसके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उत्पाद हैं, कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ स्वकल्पित घटनाएं। प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। किस नाटक के निर्देश के लिए में कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आता है हमारा निकल करके ए नंबर, अंधा युग के लिए कहा गया है। फिर अगला प्रश्न आता है कि बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति पूजक चाहिए। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं, मुझे वो चाहिए जो मेरी ओर देखे। तो बताना है कि कहाँ से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, जिंदगी नामा से। फिर अगला आता है कि हरिजन, गरीब, दयनीय जनता का चित्रण, राजनीति का षड्यंत्र, भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा किस नाटक का विषय है? तो ये जो कथन है वो देखो वो बकरी से लिया गया। ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, वो बकरी नाटक से लिया गया है, क्योंकि बकरी नाटक में ये सारी चीज़ें हमें देखने को एक साथ मिल जाती हैं। अगला है कि प्रत्येक प्रकरण में शीर्षक के साथ महाभारत, गीता, मनुस्मृति, वृंद के दोहे लिखे गए हैं। किस उपन्यास के बारे में कहा गया है? तो परीक्षा गुरु के बारे में है। अगला है, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, भोला बाबा किस रचना का कथन है बताना है। तो ये लाल पान की बेगम से है। फिर आता कि बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा, रात गहराने लगी थी। किस कहानी के कथन है बताना है आपको। इसका आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस कहानी का कथन है ये। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा, रात गहराने लगी। ठीक है, तो 29 नंबर का आप जरूर से जरूर आंसर दीजिए, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। अगला था अपने सूखी लकड़ी के तख्तों, सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पले रहते हो, कहीं तुम ही नमाज़े पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। किस कहानी का कथन है? बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आया हुआ भी है। तो ये उसने कहा था कहानी से है। अगला है, नंद सिंह इसी छुआछूत के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, अब ईसाई बनता है, लेकिन छुआछूत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। किस उपन्यास के बारे में कहा गया है? तो करेक्ट आंसर इसका निकल के आता है धरती धरना बना। नेक्स्ट आता है, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ावो मत पौरव। लड़खड़ाओ मत, यहाँ पे कौरव होगा, पौरव नहीं होगा। तुम विचार कर देखो तो सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या हैं? अपने लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। ये किस नाटक का कथन है? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, और ये नाटक भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कथन है हमारा ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का कथन है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार, यह विशेषता भारत दुर्दशा के किस पात्र का है? तो भारत दुर्दैव का है।
चलिए देखते हैं। अगला है डॉक्टर बिशन दास और कॉमरेड टहल किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आता है हमारा वो है सी नंबर, धरती धन अपना। अगला है डरने में उतनी यात्रा नहीं जितनी वह होने से, जिससे सबके सब भय कहते हैं वैसा ही आज ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भोले भाले से। ये किस नाटक का कथन है? तो इसका आपको बताना है, ठीक है। 35 नंबर का आपको खुद बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अंधायुग या फिर एक और द्रोणाचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आपको बताना है। डरने में उतनी यातना नहीं जितनी वह होने से जिससे सबके सब भय कहते हैं, जिससे सबके सब भय कहते हैं वैसा ही आज। ठीक है, बता देती हूँ वैसे आपको मैं, ये जो कथन है दोस्तों ये लिया गया है हमारे अंधायुग से। बता देती हूँ, शायद है कि न पढ़े हों आप। कौरव पुत्रों को इस कलसित कथा में एक तुम जिसका माथा गर्म उन्मत्त है, तो कथन किसका ते भी आपसे शायद बन जाएगा। विदुर का कथन है। अगला आता है जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनाना सनक का ही दूसरा रूप है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। श्रीपत, अंजो, इंद्रना या फिर नीरज ने। आप इसका आंसर दे सकते हैं। सत्य संपर्क का बहुत आसान है, पेपर में आया हुआ भी है। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज, उसका अधर्म वार अनुचित था। जानता हूँ मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा से मर्यादाहीन कूट बुद्धि। यह कथन अंधायुग के किस अंक से लिया गया है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर है, तीसरे अंक से लिया गया है। सरोहा गांव का जिक्र किस नाटक में है? तो महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है। अगला आता है अब हमें जहाँ तहाँ घूमने की जरूरत नहीं, यहीं रहेंगे और तरमाल उड़ाएंगे, किस नाटक का कथन है? तो इसका भी है उत्तर जो है वो अंधेर नगरी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। हमें जहाँ तहाँ घूमने की जरूरत नहीं, यहीं रहेंगे और तरमाल उड़ाएंगे। अगला है, फिर से आपको क्रम लगाना है, बहुत आसान है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अर्थात सौमा का अर्थात विजय, क्रमिक आत्महत्या। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो ए नंबर ही निकल के आता है। फिर आता है कि इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। किस कहानी का कथन है? तो ये परिंदे कहानी का कथन है। अगला है, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। तो ये आपको पता है आकाशदीप से लिया गया है। अगला है कि आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली आसक्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने सेना बन पड़ा। तो बताना है कथन कहाँ से लिया गया? तो ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से लिया गया है। अगला है, होम सिनेक्स ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो यह कथन जो है वो लिया गया है रोज कहानी से, जिसका अन्य नाम, एक और नाम गैंग्रीन भी है। फिर आगे चलते हैं तो एक और प्रश्न आता है, बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है 1974 है। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन आपको बताना है और साथ में आपको लहरों के राजहंस का प्रकाशन भी बताना है दोस्तों। तो बता दीजिएगा, आषाढ़ के एक दिन का प्रकाशन वर्ष 1958 ही है। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष बताना है तो 1954 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो, सॉरी 1934 हो जाएगा, अंजू दीदी का 54 है। अगला है, एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष 1977 है। प्रकाशन वर्ष बहुत जरूरी है। बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1946 है। इस तरह से बहुत ही मतलब ज़्यादा कठिन प्रश्न सेट में नहीं आएंगे, बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ना कहें मतलब कि 20% थोड़ा सा ऐसा प्रश्न आए कि थोड़ा सा हार्ड हो, ज़्यादा वो भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है सटका देखा है, मैंने एमपी सटका देखा है, कई जगह के सटका मैंने पेपर देखा हुआ है। तो लगभग आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया प्रॉपर आप जाओ, अच्छे से पेपर दें और अच्छे से आप तैयारी कर लो। आप 2-3 दिन का टाइम आपके पास बचा है और 18 हो गया, 19-20, ठीक है, 18-19-20 बचा है। तो जितना हो सके आप बढ़िया पेपर को सॉल्व करो और इसके बाद आप पेपर अपना अच्छे से अच्छा आप करके आओ, ठीक है। अभी आपके पास मैं यही कहूँगी अंतिम में कि आप सिर्फ पेपर सॉल्व करो। पेपर जितना सॉल्व करोगे चीज़ें उतना रिकॉल हो जाएंगी। ज़्यादा आप रिवीजन के चक्कर में मत रहो। लास्ट दिन आप सरसरी नज़र से ऐसे पेज पलट के देखना। बाकी आप जितना, यदि आपने अच्छे से ओल्ड पेपर लगाया है नेट का, अभी भी 2012 से लेकर के आपने लगा लिया है 23 तक का, तो भी आप उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि सिलेबस वही है, आपका 70 से 75% आपका उसी ओल्ड पेपर से क्लियर हो जाता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, चाहे तो आप ओल्ड पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट भी करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।